नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सब दिन रात सुनते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। और वो शब्द है सुरक्षा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। पॉलिटिक्स से लेकर हमारी रोज की जिंदगी तक हर जगह इसका बहुत गहरा असर होता है। आपने भी सुना होगा, है ना, कि कोई मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है और बस बात खत्म। उस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं हो सकते। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सरकारें ये शब्द इस्तेमाल करती हैं तो वो असल में किसकी सुरक्षा की बात कर रही होती हैं? देश की सीमाओं की या फिर हम लोगों की जो उस देश में रहते हैं? एक डेमोक्रेसी में ये जानना तो हमारा हक बनता है ना, है ना? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ये सुरक्षा है क्या भला? अच्छा, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर सिक्योरिटी का मतलब है खतरों से आज़ादी। सिंपल। लेकिन हर छोटा मोटा खतरा सिक्योरिटी इशू नहीं बन जाता। मतलब सड़क पर जैम लगना एक खतरा है, पर वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है। सुरक्षा का लेना देना सिर्फ उन बड़े, बहुत बड़े खतरों से है जो किसी समाज की जड़ों को हिला दें। मतलब ऐसे खतरे जो हमारी आज़ादी, हमारे जीने का तरीका, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इतना नुकसान पहुंचा दें कि फिर सब कुछ ठीक ही ना हो पाए। तो अब ये समझने के लिए कि आज सिक्योरिटी का मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है, हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। देखना होगा कि ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब सदियों से, जब भी सुरक्षा की बात होती थी तो उसका मतलब क्या होता था। और मजे की बात यह है कि सदियों तक इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज से निकाला गया। ये जो ट्रेडिशनल सोच है ना, इसमें सिक्योरिटी का हीरो हमेशा स्टेट यानी देश होता था। मतलब पूरी कहानी देश के इर्द गिर्द घूमती थी। और विलन विलन था किसी दूसरे देश का मिलिट्री अटैक। सबसे बड़ा खतरा यही माना जाता था कि कोई दूसरा देश हमला करके हमारी आज़ादी छीन लेगा, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा और हमारी सॉवरेंटी को ख़त्म कर देगा। सॉवरेंटी मतलब अपने फैसले खुद लेने की हमारी ताकत। तो सोचिए, अगर किसी देश पर हमले का खतरा मंडरा रहा है तो इस ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से सरकार के पास क्या ऑप्शंस होते थे? मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। पहला और सबसे आसान, हार मान लो, सरेंडर कर दो। दूसरा रास्ता था डिटरेंस का, मतलब अपनी मिलिट्री पावर को इतना मजबूत बना लो, इतनी मिसाइलें और टैंक दिखाओ कि दुश्मन की हमला करने की हिम्मत ही ना हो। और तीसरा, अगर फिर भी लड़ाई छिड़ जाए तो जी जान से लड़ो और अपनी रक्षा करो। और ये सब करने के लिए देश खास तौर पर 3 तरीके अपनाते थे। पहला, अपनी फौज को बड़ा और ताकतवर बनाना। दूसरा, जिसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, वो बनाए रखना। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने पड़ोस में ये देखते रहना कि कोई एक देश ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए जो सबके लिए खतरा बन जाए। और तीसरा, अलायंसेस बनाना, यानी दूसरे देशों से दोस्ती करना ताकि मुसीबत के वक्त सब मिलकर दुश्मन का सामना कर सकें। लेकिन फिर 20वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते दुनिया तेजी से बदल रही थी और सिक्योरिटी की ये जो पुरानी स्टेट सेंट्रिक परिभाषा थी ना, ये अब छोटी पड़ने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि ये हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा रही। और यहीं से सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। फोकस राज्य से हटकर हम आप जैसे आम लोगों पर आने लगा। और इस बदलाव को ऑफिशियल स्टैंप मिला 1994 में यूनाइटेड नेशंस की एक लैंडमार्क रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने जो कहा वो एक तरह से क्रांतिकारी था। उसने साफ साफ कहा कि भाई, सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ देशों की बॉर्डर्स को बचाना नहीं होता। असली सिक्योरिटी का मतलब है आम लोगों की डेली लाइफ को सुरक्षित बनाना, उनके डर और उनकी ज़रूरतों से उन्हें आज़ादी दिलाना। तो अब देखिए, हमारे सामने सिक्योरिटी की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल व्यू, जहां हीरो स्टेट है और विलन मिलिट्री अटैक है। और दूसरी तरफ है नॉन ट्रेडिशनल या ह्यूमन सिक्योरिटी का व्यू, जहां हीरो एक आम इंसान है और विलन कोई भी हो सकता है। खतरे किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये नए खतरे थे क्या जिन्होंने सिक्योरिटी को लेकर हमारी पूरी सोच को ही चैलेंज कर दिया? चलिए एक एक करके कुछ सबसे बड़े खतरों पर नजर डालते हैं। पहला और शायद सबसे ऑब्वियस खतरा, आतंकवाद यानी टेररिज्म। ये ट्रेडिशनल लड़ाई से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि यहां मकसद किसी सेना को हराना नहीं होता। यहां जानबूझकर आम लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है ताकि पूरे समाज में डर फैल जाए और अपनी पॉलिटिकल मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं उन खतरों की जो किसी बंदूक या बम से नहीं आते, लेकिन सच पूछिए तो उनसे कहीं ज्यादा जानलेवा साबित होते हैं। मैं बात कर रहा हूं गरीबी, भूखमरी, बीमारियां और कुदरती आफतों की। और एक चौंकाने वाला सच ये है कि ये सब मिलकर युद्ध, नरसंहार और आतंकवाद
इन सब को मिला दें तो भी उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। और अब एक ऐसा सच जो सुनने में बहुत चुभता है। पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो विदेशी फौजों के हाथों उतने लोग नहीं मारे गए जितने अपनी ही सरकारों के हाथों मारे गए हैं। ये एक कड़वी हकीकत है जो हमें बताती है कि कई बार एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरे देश से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर से आता है। और इसी से जुड़ा है एक और बड़ा खतरा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी देश के अंदर होने वाले संघर्ष। दुनिया में न जाने कितने देश हैं जो अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहे हैं या जहां सालों से सिविल वॉर चल रहे हैं। सिक्योरिटी का जो पुराना मॉडल था ना, वो हमेशा बाहर के दुश्मन को देखता था और इन अंदरूनी खतरों को अक्सर नजरअंदाज कर देता था। और अगर आपको अब भी कोई शक है तो जरा ये आंकड़ा देखिए। ये दिखाता है कि दुनिया सच में कितनी बदल चुकी है। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाइयां हो रही हैं, उनमें से 95% लड़ाइयां दो देशों के बीच नहीं बल्कि एक ही देश के अंदर हो रही हैं। 95%। अब ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर हमारी पुरानी समझ अब काम नहीं आने वाली। तो बात साफ है, जब खतरे बदल गए हैं तो उनसे लड़ने के तरीके भी तो बदलने पड़ेंगे ना, है ना? इन नई चुनौतियों का जवाब मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में छिपा है। और ये समझना बहुत जरूरी है, आप गरीबी से लड़ने के लिए फौज नहीं भेज सकते। आप किसी पैंडेमिक को टैंक भेजकर नहीं रोक सकते। असल में ज्यादातर नए खतरों के मामले में मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। इन प्रॉब्लम्स के लिए हमें बिल्कुल अलग तरह के टूल्स और सॉल्यूशंस चाहिए। यही वजह है कि आज सिक्योरिटी सिर्फ सरकारों का काम नहीं रह गया है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें यूएन और WHO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस जैसे एनजीओज, बड़ी बड़ी कंपनियां, चैरिटीज और यहां तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट जैसे लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां एक तरफ पेंडेमिक का खतरा है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ऐसे में हम सबकी असल सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इसका जवाब अब उतना सीधा और सिंपल नहीं है जितना कभी हुआ करता था, और शायद इसी सवाल पर सोचना आज सबसे ज्यादा जरूरी है।